Hello everyone and welcome back to Impulse IDJ YouTube channel. Myself RS sir. I am going to start a chemical equilibrium lecture number 4. तो जी बच्चों मैं आज बात करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 4 में. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर पहले मैं आप लोगों को टॉप मोस्ट एजुकेटेड फैकल्टी जो हमारे हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मैं ऐसे बोल दूं एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो क्या है हमारे जो फिजिक्स फैकल्टी से जो आने वाले हैं, जो आपको पता भी है बहुत सारे क्लास कर चुके हैं. अभी तक जो भी बच्चे आमिर सर का क्लास अभी तक नहीं लिए हैं तो प्लीज आमिर सर क्लास जरूर करें, क्योंकि फिजिक्स जो हो जाता है ना बहुत ही आसान हो जाता है. तो कोई बच्चा जब फिजिक्स देखो, फिजिक्स एक्चुअली बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पास टफ सब्जेक्ट है तो उसको आसान करने वाले हमारे आमिर सर. तो जरूर जाके वीडियो देखो, बहुत सारे अपलोडेड है वीडियो. लाइव सेशन ले रहे हैं वो, हम लोग भी लाइव सेशन ले रहे हैं. तो लाइव सेशन जैसे यूट्यूब पर अपलोडेड हो रहा है तो आप लोग उनका लेक्चर देख सकते हो. अगर मैं नेक्स्ट फैकल्टीज के बारे में आऊं जो कि हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टीज है, जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बताऊं कि वो जैनुल सर है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं. जैसे कि मैंने आप लोग पहले ही बता चुका था कि आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाने वाले वो हमारे जैनुल सर है, और मैं जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोग जानते हो बहुत सारे लेक्चर आप लोग देखा भी है. केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 हो रहा है, मगर 1 2 3 मैंने आपको कवर कर चुका हूं, तो उसको वीडियो जाके जरूर देखिए. ठीक है. और रहा बात इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक का मेरा जितने पोर्शन होगा वो दोनों टीचर या आरएस सर साथ ही साथ जैनुल सर दोनों मिलकर कवर करेंगे. मैथ फैकल्टी से अगर मैं बात करूं तो आपका सचिन सर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनका वीडियो जाकर देखें. बायोलॉजी फैकल्टी लास्ट क्लास उनका हुआ है जो कि आकिब सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज है बायोलॉजी के, तो प्लीज आप जाके वहां पर देखिए वीडियो. इनका वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक, अगर बात करूं बहुत ही इजी में बायोलॉजी को पढ़ा भी रहे, समझ में भी बच्चों लोग को अच्छा रहा है पूरा फुल कंसेप्ट के साथ. तो प्लीज जाके आप उनका वीडियो जरूर देखें. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, क्योंकि जैसे भी अभी क्लासेस हो रहा है ना, वो क्लास का जितने सारे पीडीएफ होता है, इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, वहां अपलोडेड किए जाते हैं. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें. टेलीग्राम ग्रुप जो है, पेस कोर्स के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, पेस कोर्स पर वहां पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, और लिंक पर जैसे क्लिक करिएगा आपका एक क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करने बोलेगा. जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, बस कुछ नहीं है, टेलीग्राम आपका इंस्टॉल हुआ है ऑलरेडी. अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें. पहले प्लेलिस्ट से आप पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप फिर लिंक पर क्लिक करेंगे. लिंक पर जैसे क्लिक करिएगा आपको क्रोम ब्राउजर आएगा, क्रोम ब्राउजर पर जैसे क्लिक करिएगा टेलीग्राम आप इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पर टेलीग्राम का एक लोगो आ जाएगा. जैसे टेलीग्राम का लोगो आ जाएगा तो वहां पर आप देखिए क्लिक करिएगा, ज्वाइन ग्रुप बोलेगा. इजिली मेथड है, कोई हार्ड नहीं है. ओके. तो इन द प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि केपी और केसी के बारे में, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो अगर मान लो कोई रिएक्शंस दिया हुआ है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस का अगर मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ वहां पर इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है, तो उसका केसी कैसे निकालते हैं, केपी कैसे निकालते हैं, वो आप लोग जान चुके हैं, है ना. अब मैं इन दिस वीडियो में अगर मैं बताऊं, इन दिस सेशन में अगर बताऊं, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी और के एक्स. केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होगा, केपी और केएक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, और केसी और केएक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन सारे बातों को मैं डिस्कस करूंगा आज इस सीजन में. साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, ये भी मैं आज इस लेक्चर में बताने वाला हूं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, सबसे पहले मैं बात करूंगा केपी एंड केसी. लेक्चर को स्टार्ट करूंगा, मगर उससे पहले अगर अभी भी जो बच्चे लाइक नहीं करे, देखो लाइक करने का कोई कॉस्ट लगता है क्या, नहीं ना, तो प्लीज लाइक जरूर करें, फटाफट लाइक पर दबाएं, लाइक जल्दी से करें. और लाइक के साथ साथ, हाँ लाइक तो आप लोग कर ही रहे, शेयर भी इंपॉर्टेंट है. तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस लिंक जो वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में जहां हो, कहीं भी हो, अपने बच्चे अपने स्टूडेंट से बोल सकते हो, स्टूडेंट में सार शेयर करें, आप अपने फ्रेंड में सार शेयर करें. तो ध्यान रखना है, जैसे क्लास स्टार्टेड हो रहा है एकदम लिंक पर क्लिक करिए, शेयर करिए, एकदम पूरा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में. तो जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से. मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं जल्दी से, आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं. पहला मैं बात करूंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी केसी. मैं एक हाइपोथेटिकल क्या करता हूं, एक रिएक्शंस लिखता हूं. हाइपोथेटिकल रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, ए प्लस बी साथ ही साथ सी और यहां पर डी. ओके. एक मेरा यहां पर इक्विलिब्रियम रीच किया हुआ एक इक्वेशंस आपको नजर आ रहा है जो कि हाइपोथेटिकल है, कोई भी इक्वेशंस हो सकता है. मैं आपको ये इस इक्वेशन के बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझिए.
अगर मैं यहां पर बात करता हूं, यहां पर दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कैन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द केपी एंड केसी? यस सर, आपने प्रीवियस लेक्चर में तो बताया था, तो मैं लिख सकता हूं सर। क्या लिखेंगे बताइए? तो मैं यहां पर लिखता हूं केपी, पहले केसी लिख लेता हूं, उसके बाद केपी लिखूंगा। केसी अगर लिखना चाहता हूं तो आपको पता है सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ओके, और केपी अगर आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में अगर दिया है, पार्शियल प्रेशर अगर आपको गिवन है, तो आप केपी भी निकाल सकते हो, है ना? तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द गैसेस मिक्सचर। जी हाँ, किसी गैसेस मिक्सचर में जो उस गैस का अपना प्रेशर होता है, इंडिविजुअली प्रेशर को हम लोग क्या नाम देते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। हाँ बच्चों, तो अगर पार्शियल प्रेशर के बारे में मैं बात करूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर कोफिशिएंट डी दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर अगर बात करते हैं ए, और साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर दिया हुआ बी। तो ये हमने क्या किया? केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिख दिए। मगर अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी? केपी और केसी बीच में क्या रिलेशन है? तो चलिए केपी और केसी का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। आइए देखिए, अगर यहां से मैं केपी लिखूं, तो केपी इज इक्वल टू, आपको नजर आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी का पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया ये। अब देखिए, वी कैन राइट, आप जानते हो कि पार्शियल प्रेशर जो हो रहा है, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन हो सकता है ना? तो आप जानते हो क्या सर, मैंने ये बताया था आप लोगों को, पार्शियल प्रेशर का एक रिलेशन बताया था। पार्शियल प्रेशर मतलब ऐसे मैं बोल दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर जिस इक्वेशन का आप केपी निकाल रहे हो, मतलब वो इक्वेशन सभी वो होमोजेनियस किस फेज में? गैसेस फेज में। अगर केसी निकाल रहे हो, तो अगर केपी और केसी के बीच में अगर तुम रिलेशन खोज रहे हो, उसका रिलेशन निकालना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखना, हम उसी इक्वेशन का निकाल सकते हैं जो कि मेरा गैसेस है। क्योंकि गैसेस को छोड़कर जितने सारे इक्वेशंस होते हैं, मैं उसका केपी तो निकाल ही नहीं सकता हूं, बल्कि हम केसी तो निकाल सकते हैं। मगर जब केपी और केसी अगर तुम निकाल रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रहे, वो हम लोग गैसेस इक्वेशन का हम लोग निकालेंगे। तो गैसेस इक्वेशन के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव कर सकता हूं। तो अगर मैं पुट करूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैं वी नहीं लिखा, मैं वी को इधर लिख देता हूं, पी बाय क्या होगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मैं वी को इधर लिख दिया। तो अब बताइए, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, एन बाय वी इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो पी इज इक्वल टू आता है, कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सी लिख रहा हूं, सी आर टी। कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। मतलब आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बच्चे नहीं देखे वीडियो, कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है। लेक्चर जैसे एंड होगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पर देखिएगा, वहां पर आपको वहां पर वीडियोस मिलेगा, उसको अच्छे से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो बताइए, अगर मैं ये सभी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, सभी गैसेस कंपोनेंट है। अब एक बात बताइए, केपी ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी सी का होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, देखिए सी आर टी। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू सी आर टी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और ये हो गया आर टी। पावर कितना है? पावर पूरा आपका क्या नजर आ रहा? सी नजर आ रहा, ठीक है। अब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो पार्शियल प्रेशर डी का क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी, और किसका पावर क्या होगा? स्मॉल डी होगा, जो कि कोफिशिएंट है। आपको नजर आ रहा है? समझ में आओ। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा? ए आर टी का पावर कितना हो जाएगा? पावर ए हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी का पावर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम अच्छा से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बच्चे लोग जुड़ रहे हो? गुड इवनिंग सर बाबू, गुड इवनिंग। चलो, तो फटाफट कमेंट करो, जल्दी से जुड़ो। ओके, अब आ जाओ, केपी इज इक्वल टू,
Kp इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं और साथ ही साथ पावर को मैं ले रहा हूं। देखो कॉन्सेंट्रेशन C का पावर C, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन C का पावर C और RT का पावर C लिख सकता हूं मैं। RT का पावर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर D और ये RT का पावर D हो जाएगा, RT का पावर D हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन A का पावर A और यहां भी हो जाएगा RT का पावर A हो जाएगा। और लास्ट में बात करता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन B का पावर B और ये हो जाएगा आपका RT का पावर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, यहां तक तो क्लियर है। अब एक काम करते हैं, जितने सारे कॉन्सेंट्रेशन है मैं सबको एक जगह लिख देता हूं, एक जगह जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो अब एक बात बताइए, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर C, ठीक है, D को मैं ले रहा हूं यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन D का पावर D बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर A और यहां पर मैं बात करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर B। अब देखिए इनटू, अब यहां क्या बचा, देखिए RT RT बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो आपको पता है RT का पावर क्या हो जाएगा, C प्लस D, और नीचे देखिए ये भी RT का पावर A, ये भी RT का पावर B, ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो RT का पावर क्या होने वाला है, A प्लस B। अब आपको पता है, अब आपको पता है C प्लस डी A प्लस B क्या है सर, सर C प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं शॉर्ट यहां पर लिख देता हूं, C प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर A प्लस बी जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब बताओ मैं यहां से क्या कर सकता हूं, Kp, अब बताओ देखो C का पावर C, D का पावर D, A का पावर A, B का पावर B, क्या एक्सप्रेशन है आपको लग रहा है ना, Kc। तो क्या हम इस पूरे सिस्टम को हम क्या Kc लिख सकते हैं, तो क्या बनोगे, हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये आपका Kc हो गया। अब तुम देखो बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बताओ RT का पावर हो जाएगा, RT का पावर हो जाएगा C प्लस D, ये ब्रैकेट माइनस A प्लस B, बहुत इजी। अब देखो C प्लस डी ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब तुम बताओ ये सम, सॉरी मैं प्रोडक्ट बोल दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ रिएक्टेंट, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एन, चेंज इन मोल, और साथ ही साथ गैस का है तो मैं यहां पर जी लगा रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन मुझे मिला केपी और केसी के बीच में, तो मैं बोल सकता हूं केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी, राइट। अब यहां पर क्या होगा, आरटी का पावर जो अब तुम देख रहे हो ये क्या होगा, डेल्टा एनजी, चेंज इन मोल ऑफ गैस। तो आप देख रहे हो ना कितना खूबसूरत सा एक एक्सप्रेशन मुझे मिला जो कि केपी और केसी के साथ है। अगर हम बात करेंगे, केयरफुली देखो, ध्यान से देखो, केपी और केसी इक्वल टू आरटी का पावर डेल्टा एनजी। अब डिपेंड करता है कि सर कब मेरा केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या, मैंने तो पहले इक्वेशन ड्राइव किया, केपी के बीच में कैसा रिलेशन है, वो किस बात पर डिपेंड करता है, कब केपी ज्यादा होगा, कब केसी ज्यादा होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हर इक्वेशन का डेल्टा एनजी सेम तो नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो यहां पर जो बात आ रहा है वो डेल्टा एनजी पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट ये बात केयरफुली नोट करें, वो क्या, सर आर तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफर होगा तो क्या हम बोल सकते हैं केपी और केसी का जो रिलेशन है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है, मैं यहां पर लिखता हूं, अगर यहां पर आपका टेम्परेचर जो है इज द कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, केपी एंड जो केसी का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन किस पर, डेल्टा एनजी। बट अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेचर डिफरेंट है तो वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और डेल्टा एनजी पर भी डिपेंड करेगा, केपी और केसी कब ज्यादा होगा, कब बड़ा होगा, कब केपी ज्यादा होगा, कब केसी ज्यादा होगा, कब इक्वल होगा, ये सारे फैक्टर को मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अभी तो ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा से मिल गया मुझे। अब हम देखेंगे केयरफुली केपी और केसी के बीच में कौन ज्यादा होगा, कौन कब होगा, किस कंडीशन में मेरा केपी ज्यादा होगा, किस कंडीशन में मेरा केसी ज्यादा होगा, और दोनों इक्वल भी क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन सारे बातों को अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बोलिए ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ाऊं, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ाऊं, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। ओके चलिए, तो ये बहुत अच्छा से आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिए। अभी भी मैं एक एक्सप्रेशन लिखा,
Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng, ये एक्सप्रेशन मुझे मिला। अब एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम ध्यान समझिए, मैं एकदम आराम से बताऊंगा, एकदम कहीं जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारा बात आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ इंपल्स आईटी जेई में प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, इसलिए केयरफुली एकदम। ओके, अब एक बात बताओ, पहले मैं एक कंडीशन लेता हूं। पहले क्या कंडीशन है सर? सर एकदम सिंपल वे में जो आपके बोर्ड के बेसिस पर बात करते हैं, पहले बोर्ड के बेसिस पर बात कर लेते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पर बात करेंगे। पहले बोर्ड के बेसिस पर आपको ये बोला है कि अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 0 हुआ, ध्यान समझिएगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 0 होगा तो कोई ऐसा रिएक्शन है सर जो डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 हो सकता है? हाँ सर, बहुत सारे रिएक्शंस है। कौन कौन सा रिएक्शन है सर? हम बोल सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो आप बोल सकते हो H2 प्लस I2 और ये होगा 2HI। ध्यान सुनना, तो अगर देख रहे हो यहां कोफिशिएंट कितना है 1, यहां भी कितना है 1, ये 2। देखो मेरा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2, तो 2 - 2 = 0। तो ये एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने आ रहा है जो कि आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और जब भी आपका डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 0 आएगा तो आप बोल सकते हैं ये वैल्यू अगर 0 करते हो तो बताइए किसी भी आर का वैल्यू कुछ भी हो, आर का वैल्यू तो आपको पता है ये बहुत गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, 0.0831 होता है, 0.0821 होता है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पर होते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अगर आर का वैल्यू अगर कुछ भी वैल्यू रहता है और कुछ भी टेम्परेचर रहता है तो टेम्परेचर तो फाइनाइट, आर भी एक कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू है, तो दोनों तो कुछ वैल्यू होगा मल्टीप्लाई होके। साथ ही साथ अगर एनजी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो इस ब्रैकेट के अंदर में जितने सारे वैल्यू उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? किसी भी नंबर के ऊपर में जो 0 होता है वो हमेशा क्या हो जाता है 1। तो जी हाँ, तो आपको बात समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एनी नंबर x का पावर अगर 0 हो जाए तो वो आपको पता है क्या हो जाता है 1। तो आपको कुछ करना नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 0 आ गया, चाहे जो भी टेम्परेचर तुम रख लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, उस कंडीशन में बोल सकते हैं सर Kp इज इक्वल टू उसका Kc आएगा। मतलब आप अगर पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर Kp निकालते हो और अगर कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर Kc निकालते हो तो ध्यान रखना दोनों का वैल्यू आपको बराबर मिलेगा। तो इंपल्स आईडी जेई की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। साथ ही साथ ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसे बोल देगा कि बताओ, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बोल देगा कि बताओ किस कंडीशन में Kp और Kc इक्वल होगा, तो आपको डेल्टा एनजी देखना है और कहीं जाना है। ओके, सेकेंड केस, तो ये तो मेरा केस नंबर हो गया 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपको ये बोला है अगर मान लीजिए डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, 1 से अगर आपका ज्यादा होता है तो आप क्या बोलेंगे? 1 से अगर ज्यादा होता है तो बताइए आरटी का वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली सीधा सा बात हो सकता है ये वैल्यू आपका 1 से ज्यादा होगा। ओके, और साथ ही साथ ये मेरा Kp का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रहा है 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा वैल्यू जब Kc से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली सीधा सा बात है Kp का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेसिस पर मैं अगर बात करता हूं तो इस केस में मैं बोलूंगा कि Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा? Kc से ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी एक ऐसा इक्वेशन डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है सर? उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास PCl5 है, PCl5 इज अ गैस स्टेट में जब ये डिसोसिएट होता है, तो आपको पता है ये PCl3 होगा और क्या होगा? Cl2 होगा। ये भी गैस स्टेट में, ये भी आपका गैस स्टेट में। तो इस कंडीशन में अगर बात करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट 1 और यहां भी 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 1 है। तो 2 - 1 = 1, जो कि 1 से क्या है मेरे पास? इक्वल है। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं ये बात कर सकता हूं। तो ये एलविस क्या होगा कि अगर ये 1 भी आ जाता है, ये डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर 1 आ जाता है, 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा तो मतलब आरटी का वैल्यू पॉजिटिव, हमेशा केपी ज्यादा होगा। ठीक है, समझना। और थर्ड केस अगर मैं बात करता हूं, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो बताओ आरटी का वैल्यू कुछ भी हो जाए, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 से कम है तो सीधा सा बात है ये वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 4 है, आरटी का मल्टीपल होकर 4 आ रहा और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 से कम है, जैसे मान लो 1/2, ओके, -1, ऐसे मैं बात कर लेता हूं -1। तो ये 4 है, ये -1 है, तो मतलब क्या 1/4, मतलब 1/kc/4 से केपी घट रहा है, मतलब केपी का वैल्यू कम हो जा रहा है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि केपी का वैल्यू इज लेस देन केसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यही इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि किस कंडीशन में डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या क्या होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा मेरा कब केपी केसी से ज्यादा होगा, कब मेरा केपी और केसी इक्वल होगा, कब मेरा केपी और केसी से कम होगा। ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हो। हर एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर बता रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिखो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन ना ले। चलिए अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम थोड़ा देख लेते हैं। चलो वॉच केयरफुली। ठीक है, ओके, कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर जहां तक मैं बात करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहां पर क्या बात हो रहा है, यहां पर तो बात है टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ केपी और केसी डिपेंड्स ऑन द डेल्टा एनजी। बट अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का डिफर कर देते हो, तो इस केस पहले मैं बात करता हूं आर का वैल्यू मैं कुछ रखता हूं 0.0821 रखो या 31 रखो। ठीक है, एक्चुअली केपी का वैल्यू जब तुम निकालते हो तो मैंने आपको यूनिट में बताया था कि केपी में जो पार्शियल प्रेशर जो हम रखते हैं वो एटीएम में रखते हैं, और जब एटीएम में प्रेशर होता है तब मेरा आर का वैल्यू जो होता है 0.0821 होता है। ठीक है, अब तुम बताओ जब 0.0821 हो रहा है तो अगर तुम कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है, आर का वैल्यू अगर 0.0821 है तो शायद हम इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कुछ 1/12 लिख सकते हैं। तुम 1/12 को जब तुम कैलकुलेटर से यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो क्या करोगे, 1/12 इक्वल टू होता है 0.0821 होता है। ठीक है, तो मतलब हम 0.0821 की जगह पर हम 1/12 लिख सकते हैं। तो मेरा जो नेट एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा आपका केपी इज इक्वल टू के सी। अब देखो आर का वैल्यू हम 1/12 कर दे रहे हैं। अब तुम देखो यहां पर क्या मैंने रख रहा हूं, टेम्परेचर के साथ साथ डेल्टा एनजी का वैल्यू भी रखूंगा, साथ ही साथ दोनों लेके मैं काम करूंगा। तो केस वन ध्यान से देखेंगे। केस वन, इस केस वन में क्या देखना है, जैसे मान लो टेम्परेचर अगर मान लो मैं 12 केल्विन रख दिया, टेम्परेचर मैंने मान लो 12 केल्विन रख दिया, तो अगर मान लो 12 केल्विन पर होगा तो ये 12 से 12 कट जाएगा। अब 12 से 12 कट जाएगा तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 1। तो इन केस जब मैं अगर बात करता हूं केपी तो क्या हो जाएगा, केसी, और यहां क्या हो जाएगा, 12 पर 1 हो जाएगा। अब बताओ डेल्टा एनजी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अरे भाई उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, नीचे में तो 1 हो गया, उसका ऊपर में जो भी पावर होगा डेल्टा एनजी, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि 1 का पावर 0 मतलब 1, 1 का पावर 2 मतलब 1, 1 का पावर -1 इज इक्वल टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू कुछ भी रख दो, डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या रख दो, बोलो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, -1 रख दो, कुछ भी रख दो, आपका हमेशा ध्यान रखना केपी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, केसी आने वाला है। बोलो फर्स्ट कंडीशन समझ में आया, फर्स्ट कंडीशन समझ में आया। तो मतलब कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपका टेम्परेचर अगर मान लो अगर केपी अगर प्रेशर में दिया हुआ है, अगर आपका पार्शियल प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, तो ध्यान रखना टेम्परेचर 12 केल्विन टेम्परेचर पर आपका ध्यान रखना है केपी इक्वल टू केसी होगा। ये लिख लो एकदम, ये एकदम लिख लो, कहीं नहीं मिलने वाला ये बात। ओके, फटाफट लिख लो। अब एक बात बताओ, फिर मैं अगर बात करता हूं, ध्यान से देखो, केस टू अगर मैं लिखता हूं, बताओ अब यहां पर क्या कर रहा हूं, केपी इज इक्वल टू केसी, आर का वैल्यू तो मैंने बताया आपको 1/12 मैंने रखा, टेम्परेचर मैंने टी रखा, और डेल्टा एनजी का वैल्यू। ठीक है, अब डिपेंड करता है डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या होगा। डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, तो अब बताओ डेल्टा एनजी का वैल्यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर अगर मान लो तुम लेते हो 12 केल्विन से ज्यादा लेते हो, कितना लेते हो, 12 केल्विन से ज्यादा लेते हो, तो अगर हम बात करेंगे जब भी 12 केल्विन से अगर तुम ज्यादा लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, तो टेम्परेचर अगर बात करते हो 12 केल्विन से ज्यादा है, तो बताओ 12 केल्विन से ज्यादा लोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लो 14 मैंने ले लिया, 15 ले लिया, 16 ले लिया, 20 ले लिया, 20/12 मतलब क्या, 1 से तो ज्यादा ही आएगा, है ना, तो 1 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये 1 से ज्यादा है, और डेल्टा एनजी भी पॉजिटिव है, मतलब केपी का वैल्यू केसी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में मेरा केपी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, केसी से। बोलो समझ में आया। और डेल्टा एनजी जब पॉजिटिव है, टेम्परेचर अगर मान लो लेस देन 12 लेते हो, ठीक है, लेस देन 12, अब बताओ ये टेम्परेचर 12 से कम है, 11 है ना,
10 है, 2 है, 1 है, कुछ भी ले लो। तो देखो ये क्या होगा, ये 1 लेते हो, 12 केल्विन से कम लेते हो तो क्या होगा, ये वैल्यू तुम्हारा 0 से कम है, मतलब बोल सकते हो 1 से कम होगा। और अगर ये 1 से कम होगा और डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये बात है केसी डिवाइड बाय समथिंग होगा, केसी डिवाइड बाय समथिंग होगा, जिसके वजह से केपी का वैल्यू क्या होगा, केसी से कम हो जाएगा। तो केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केसी से कम हो जाएगा। तो ये दो बात एकदम डाल लो। फिर केस बात करेंगे, केस नंबर 3। केस नंबर 3, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना। अब क्या करते हैं, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव रखते हैं, डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव मतलब हो गया 0 से कम, 0 से कम रखते हो, और उल्टा केस होगा यहाँ पर, टेम्परेचर अगर मान लो 12 से अगर ज्यादा रखते हो। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 से कम है मतलब -1, तो पॉजिटिव है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय समथिंग हो जाए तो केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, केसी का वैल्यू अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल तुम डेल्टा एनजी वैल्यू नेगेटिव रख रहे हो जैसे -1 और 12 केल्विन से ज्यादा रख रहे हो, तो ये 1 से ज्यादा है, 2 3 4 5, तो 1/5 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 है, तो 1/5 मतलब केसी बाय डिवाइड बाय 5, तो केपी का वैल्यू केसी से कितना है, 1/5 है ना, मतलब कम है। तो उस केस में आप बोल सकते हो केपी का वैल्यू लेस देन केसी हो जाएगा। और लास्ट फाइंड अगर करते हैं, जब डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव होगा, अब टेम्परेचर अगर लेस देन 12 करोगे तो उस केस में मेरा केपी का वैल्यू ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। देख लो कैसे, ये टी क्या है, 12 से कम है, तो ये ऑलरेडी 0 से कम है, 0 से कम है, नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा उल्टा, तो केसी का वैल्यू क्या होगा, केपी का वैल्यू क्या होगा, केसी से ज्यादा होगा। तो ये तीन बात को एकदम अच्छे से समझना है कि कब किस केस में, ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस के बेसिस पर था। बोर्ड के सिलेबस पे सिर्फ आप लोगों को क्या दिया हुआ है, डेल्टा एनजी टेम्परेचर फिक्स करके बात किया है। जब आपका कंपटीशन में आपको ये पूछेगा, जब टेम्परेचर आपका चेंज करेगा, वेरी करेगा, 12 से ज्यादा कर देगा, 12 से कम होगा, तब आपको उस कंडीशन में समझना पड़ेगा कि मेरा कंडीशन डेल्टा केबी और केपी के बीच में रिलेशन है वो क्या होने वाला है, क्या बड़ा होगा क्या कम होगा। अगर आप टेम्परेचर नहीं समझ पाते हो तो क्या आपको कंफ्यूजन होगा, टिक मारने में प्रॉब्लम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सोचा कि आप लोगों को इस बात को शेयर करूं, इस बातों को मैं आप शेयर करूं जो कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो आई होप बहुत अच्छा से क्लियर होगा आपको, अब समझ में आ रहा है कि क्या लेवल है इंपल्स आईटीजेई का, अच्छे से फील कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए फटाफट समझ में आया कमेंट करिए। अदिति क्लियर हुआ बाबू आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बात करते हैं। डन सर, ओके चलिए ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट तब आगे बात करते हैं, केपी एंड केसी। ओके, केपी एंड केसी। नाउ वी विल सी द रिलेशंस बिटवीन द केपी एंड केसी। अब बात करते हैं कि केपी एंड के एक्स, नॉट केपी एंड केसी ने, केपी एंड के एक्स। ओके, अच्छा आप लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े हो, मोल फ्रैक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अच्छा के एक्स का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो तुम लोग क्या? हाँ सर, के एक्स का रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। के एक्स इज इक्वल टू अगर होता है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ डी का पावर डी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पावर सी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का पावर ए और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का पावर बी। ये आप एक्सप्रेशन लिखते हो के एक्स का। और केपी का अभी भी आप लोग देखे थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। ये भी आपने निकालना सीखा था। अब हम लोग बात करेंगे सर केपी एंड के एक्स में क्या रिलेशन होगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को जब गैस के बेसिस पर मैंने आपको बताया था तो एक बहुत अच्छा रिलेशन दिया था पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का मैंने रिलेशन आप लोगों को बताया था। क्या था रिलेशन सर? रिलेशन ये था सर, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो मैं ए का लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर मैं ए का लिख रहा हूं, जैसे मान लो जो, क्योंकि इक्वेशन आपको पता है ना, इक्वेशन क्या है, ए ए बी बी इक्वेशन सी सी और डी डी, ये आपको पता ही है, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशंस है। अगर मान लो पार्शियल प्रेशर ए लिखता हूं तो पार्शियल प्रेशर ए कैसे लिखूंगा बताओ? बोलोगे पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, ये लिखते हो। अगर मैं पार्शियल प्रेशर का बी लिखता हूं तो आप क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, साथ ही साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। ये इक्वेशन आप लिख सकते हो।
जब आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, शायद हम ये बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको पार्शियल प्रेशर पता है। अगर केपी का वैल्यू, अगर हमको केपी और केएस का निकालना है, तो केपी और देखो केपी का पार्शियल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर की जगह पर ये सारा पुट कर दूंगा तो हमको केएक्स मिल सकता है, या बोल सकते हो एक्स मोल फ्रैक्शन मिल सकता है। तो क्या वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं क्या, केपी इज इक्वल टू, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, यहां से मैं लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। अब देखो डी और टोटल प्रेशर क्या क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पावर, टोटल प्रेशर का पावर क्या हो जाएगा सी, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल प्रेशर का पावर ए, और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, टोटल प्रेशर का पावर बी। बोलो ये बात हम लोग लिख सकते हैं। जब ये बात हम लोग लिख सकते हैं तो आप खुद बोलो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको अलग कर देना है। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ D का पावर D एंड टोटल प्रेशर D इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C का पावर C एंड इंटू टोटल प्रेशर का पावर C, मोल फ्रैक्शन A का पावर A इंटू टोटल प्रेशर का पावर A, और साथ ही साथ एक्स बी का पावर B और टोटल प्रेशर का पावर B। ठीक है, डन। जितने भी मोल फ्रैक्शन है सबको एक जगह कर लो। जैसे एक जगह करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, x का पावर d का पावर d, मोल फ्रैक्शन ऑफ c का पावर c, और मोल फ्रैक्शन ऑफ a का पावर a, और मोल फ्रैक्शन ऑफ b का पावर b इनटू, देखो ये pt pt सेम है, बेस सेम है, तो pt का पावर क्या हो जाएगा c प्लस d, और यहाँ क्या हो जाएगा pt का पावर a प्लस b, एकदम सेम वे में। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था kx लिख सकते हैं। जैसे मैं kx लिखूंगा, जैसे मैं kx लिखूंगा तो kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kx। अब बताओ pt क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी नहीं हो जाएगा, देखो सेम नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा हमको रिलेशन मिला kp और kx के बेसिस पर, है ना। तो kp और kx के साथ रिलेशन क्या है, फिर वही डेल्टा एनजी, फिर डेल्टा एनजी का वही चक्कर होगा, मगर यहाँ पर r नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर आपको टोटल प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर नहीं है, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर पर डिपेंड करेगा आपका केपी और केएक्स का, वहां क्या था आरटी था, तो अब यहाँ पर सीधा सीधा डिपेंड करेगा किसका, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हुआ ये भी बात आप लोगों को, तो ये भी ध्यान रखना है केपी इज इक्वल टू केएक्स इनटू पीटी डेल्टा पावर एनजी, ये भी आप गैस के लिए लिख सकते हो। फिर मैं बात करता हूं केसी एंड केएक्स। अब तुम बताओ केसी एंड केएक्स क्या लिखना होगा सर, सर केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, राइट। दूसरा केसी, केपी इज इक्वल टू क्या था केएक्स, और यहां पर क्या था टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा एनजी। क्लियर, पास समझ आया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते क्या सर, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, जब हमको केपी और केसी का रिलेशन मिल गया, जब हमको केपी और केएक्स का रिलेशन मिल गया, तो केसी और केएक्स का रिलेशन नहीं देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, दोनों तो इक्वल है। तो एक काम कर सकते हैं, केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू, क्यों दोनों दोनों तो सेम है ना, देखो तो दोनों इक्वल कर दिए, और ये क्या हो गया टोटल प्रेशर का पावर डेल्टा एनजी। अब एक काम करते हैं, तो यहां से के सी इज इक्वल टू क्या होगा टोटल प्रेशर बाई में आर टी, देखो ये टेम्परेचर है, ये टोटल प्रेशर, ये टी टी मत ले लेना, और ये पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी। तो एक और भी एक अच्छा रिलेशन मुझे मिल गया, के सी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर बाई आर टी डेल्टा एन जी। बोलिए ये बात क्लियर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हम दिखाइए, दिखाइए कि जी मुझे समझ में आ गया। चलिए फटाफट, ओके क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फॉर द रिएक्शन, ध्यान से देखिए, फॉर द रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है SO2 गैस प्लस हाफ O2 SO3। पहले फटाफट देखिए क्या क्या ये एक्सप्रेशन में आपको बैलेंस किया हुआ है, यस बैलेंस किया हुआ है ना, क्लियर। आपको बोला है कि इफ Kp इज इक्वल टू Kc RT का डेल्टा पावर x, तो हम बोल सकते हैं यहां पर Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा एनजी, और यही डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको एक्स दिया हुआ है, वेयर द सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग देन द वैल्यू ऑफ द एक्स। अब आपको ये बोल रहा है कि बताइए इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप इक्वेशन को अच्छे से देखिए, आप इक्वेशन को अच्छे से देखिए, आप खुद बोलिए यहाँ गैस है, यहाँ वन है, यहाँ हाफ है, और यहाँ कितना है वन। तो देखिए यहाँ वन है, यहाँ हाफ है, तो मतलब ये कितना हो गया बताइए, नॉर्मल सा भी बताइए, ये वन प्लस हाफ
मतलब ऑलरेडी आपको पता चल गया है 2 + 1 3/2 होगा। ओके, तो मतलब ये क्या है, एनपी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का आपका क्या है, रिएक्टेंट का आपका 3/2 है, और प्रोडक्ट का कितना है, एनपी जो आपका 1 है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन मैंने आपको बताया था एनपी माइनस एनआर क्या होगा, 3/2 - 1। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया आराम से। देखिए प्रोडक्ट कितना है 1, तो 1 - 3/2 तो कितना आएगा, 2 - 3/2 मतलब हाफ। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, हाफ। आंसर क्या होगा, -हाफ। तो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो कुछ नहीं है, वेरी इजी है। पहले बैलेंस देखिए, बैलेंस आपका नजर आएगा तो आप उसका देखिए कि कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का, ये 3/2 ये 1, तो क्या होगा 1 - 3/2 तो कितना होगा, -हाफ। बोलिए क्लियर हुआ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चे। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ये आपका जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2014 का ये आपका क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वो नीट एस्पिरेंट के बच्चे हो, चाहे जेई एडवांस के बच्चे हो, वो सब अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस को किया करो, इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। ये ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है, फॉर द रिएक्शंस NaCl 2NO और Cl2। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन, सबसे पहले बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे सर, यहाँ 2NO है, यहाँ 1 है, तो क्या कर दो, 2 से बैलेंस करो। देखो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, Cl2 Cl2, बैलेंस। जब आपका बैलेंस है, आपका बोल रहा है Kc इज दिया है 3.75 × 10⁻⁶ at the 1069 Kelvin. Calculate the Kp for these reactions at this temperature. NCERT प्रॉब्लम 7.5 आपका दिया हुआ है, NCERT प्रॉब्लम है आप लोग का, ये आप लोगों को करना है। कैसे करिएगा, चलिए मैं बताता हूं। देखिए आपको रिलेशन निकालना है किसका, आपको निकालना है केपी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि सर केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी इंटू आरटी का पावर क्या होता है, डेल्टा एनजी, यही फॉर्मूला होता है। अभी भी मैंने आपको समझाया, केपी वैल्यू निकालना है, वेरी इजी वेरी इजी। केसी का कितना वैल्यू दिया है, केसी का वैल्यू दिया है आपका 3.75 × 10⁻⁷ -6, 3.7 0.0821 या 31 जो भी रखो, ठीक है। ओके, अब टेम्परेचर क्या दिया है 1069, ठीक है। डेल्टा एनजी निकालते हैं, बताइए यहाँ कितने मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, टोटल कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ कितना है 2, तो 3 - 2 क्या होगा 1। ओके, इनको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्ट आएगा 0.033 आएगा, ठीक है। ये आंसर होगा मेरे पास बी, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 0.033 आएगा, आंसर क्या होगा आपका बी। तो इसको कैलकुलेशन आप करिएगा जरूर। चलिए अब मैं बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या क्या एप्लीकेशंस है उसको मैं बात करूंगा। मैंने आपको पहले ही लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं आपका एक्सप्रेशन भी बताऊंगा, उसका कांस्टेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है। साथ ही साथ मैं अब इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि पूरे इक्विलिब्रियम का सारा पार्ट यहीं से कवर होता है। केपी केसी केएक्स ये तो कवर होता ही है, साथ ही साथ यही पूरा कवर होता है। तो इसको अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम का जो बोल सकते हो डेविएशन जो होता है वो कैसे कैसे होता है, यही आपको बताएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं करूं तो पहले आपको केसी जो बहुत सारे डिफाइन करता है बातों को, वो क्या है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहला बात, रिएक्शन कितना एक्सटेंड किया है। देखो बच्चों, हो सकता है मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं आप लिखता हूं केस 1, सुनो ध्यान समझना। जैसे मान लो मेरे पास ए है और ये इक्विलिब्रियम किया, बी बना, बात को समझना। अब इसका केसी तो कुछ होगा, ठीक है। अगर तुम स्टार्टिंग में जब ए लिए थे तो बी बना था, नहीं बना था। जब ये बी बना ही नहीं, फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो स्टार्टिंग केस में मेरा टाइम क्या था 0। जैसे ये क्या किया, ये टूटना स्टार्ट किया, बी में स्टार्ट किया। तो अब तुम बताओ, जब ये स्टार्ट किया बी में, थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ बी में, मतलब रिएक्टेंट जो है थोड़ा सा कम हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत ही निग्लिजिबल क्या हुआ, मतलब हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बी। तो अब बताओ कि ए क्या हो रहा है, यहां ए डिसोसिएट करके बी थोड़ा सा बनाया,
अगर मान लो यहाँ पे 5 मोल है, ठीक है, 5 मोल है, 5 मोल, उसमें से हम ऐसे बोल दे 10 टू पावर -5 मोल्स बी बना है। मतलब तुम क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम पर देखा गया कि ए का मोल मेरा 5 है और बी का मोल कितना है, 10 टू पावर -5 है, ठीक है। मतलब अगर इसको अप्रॉक्स अगर बोलेंगे तो कितना बोलोगे, अप्रॉक्स 4 5 से कम, 5 से कम, मतलब देखो कितना कम अमाउंट ऑफ क्या बना है, 10 टू पावर -5 मोल्स बी का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब इस बात का प्रूफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं ए जो है थोड़ा ही सा टूटा था और वहीं पर इक्विलिब्रियम रीच कर गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या किया, डिसोसिएट उतना ज्यादा नहीं हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम वहीं पर अटेन कर लिया, थोड़ा सा बी में डिस्टर्ब हुआ, बी का प्रोडक्ट बनाया और जैसे बी में प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ थोड़ा सा उसी टाइम इक्विलिब्रियम रीच कर गया होगा। मतलब इसका कंप्लीशन जो हुआ है वो हुआ ही नहीं, मतलब थोड़ा सा रिएक्टेंट क्या हुआ, टूटा है जैसे बी में, वहां पर इक्विलिब्रियम इसका रीच कर गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेरा रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा डिसोसिएट नहीं किया, वहीं पर मैं इक्विलिब्रियम रीच कर गया। बोले ये बात समझ में आया? तो इनफैक्ट केसी का वैल्यू बहुत ही कम होगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा डिसोसिएट नहीं किया है। तो अगर हम बोल दे कि कितना कितना केसी होगा तो हम ऐसे समझ लेंगे रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट ओवर द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, आपको लग रहा है वहां पर इक्विलिब्रियम रीच किया है, तो हम बोल सकते हैं केसी का वैल्यू, अगर केसी का वैल्यू हम ऐसा माना गया है 10 टू पावर -3 से कम हो, फिर से बोल रहा हूं, केसी का वैल्यू 10 टू पावर -3 से कम हो, तो ऐसे जो भी रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या हुआ है, डिसोसिएट किया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। बोलिए यहां तक आपको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो आगे बात करता हूं मैं, बोलिए जल्दी, फटाफट फटाफट कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है। मतलब यहां पर क्या पता चला कि केसी का वैल्यू वेरी लो, केसी का वैल्यू क्या है, वेरी लो वैल्यू है। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मान लो केस 2, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसी का, ध्यान सुनना, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, जब आप वाटर को हीट करते हो, जब आप वाटर को हीट करते हो तो आपको H2 गैस निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, और ये देखा गया एट द 500 केल्विन पर, ये चेक किया गया 500 केल्विन, देख रहे हैं ना कि 500 केल्विन पर देखा गया तो बहुत ही कम अमाउंट में क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ और वहीं पर इक्विलिब्रियम रीच कर गया, वहीं पर इक्विलिब्रियम रीच कर गया। मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ द वाटर क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो रहा है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसका कहने का मतलब छोटा बड़ा बोले मतलब क्या, यहां भी इक्विलिब्रियम रीच हुआ है। इस यहां पर ये जो एरो जो तुम देख रहे हो, इक्विलिब्रियम का जो सिंबल है, इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जो ये देखो वाटर बहुत ही कम अमाउंट में टूटा है H2NO2 में एट द 500 केल्विन टेंपरेचर पर। बट वही देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हुआ है, क्या हुआ है, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन, मतलब वाटर टूटा ही नहीं है, वाटर इसमें H2O2 में टूटा ही नहीं है, वहां पर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हुआ है। तो इस बात का प्रूफ होता है कि इसका केसी का वैल्यू अगर मान लो तुमको गिवन में दिया हुआ है 10 टू पावर -48, 10 टू पावर -48 दिया हुआ है, मतलब समझ रहे हो केसी का वैल्यू कितना कम है, बहुत ही कम, वेरी निग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। अगर हम बात करें तो इस बात को प्रूफ होता है कि वाटर बहुत ही कम अमाउंट में H2O2 में टूटा है और वहीं पर इक्विलिब्रियम रीच कर गया है। तो मतलब क्या हो, रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में, प्रोडक्ट मेरा कम अमाउंट में, इसलिए मैंने यहां पर लिखा रिएक्टेंट प्रेडोमिनेंट ओवर द प्रोडक्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा से क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर केस मैं टू मानू, केस अगर टू मानू, तो अगर हम यहां पर ऐसे बोल दे कि अगर मान लो ए बी में टूट रहा है और साथ ही साथ हम ऐसे देखें 5 मोल लिए, 5 मोल लेने के बाद हम देखें
5 मोल स्टार्टिंग में मैंने लिया, जब इक्विलिब्रियम देखे, जब इक्विलिब्रियम रीच किया तो वहां पर मैंने क्या देखा कि ए का जो अमाउंट है, ए का जो मोल्स है वो 1 मोल्स है और बी का कितना मोल्स है, 4 मोल्स है। मतलब यहां पर ए जो है, या मैं ऐसे बोल दे 0.5 और बिकम और 4 मोल 4.5 ऐसे मान लिया मैंने। तो तुम क्या बोलोगे, सर ए का अमाउंट मैंने 5 लिया था, अब क्या हो रहा है 0.5 है। जब 0.5 है तो बहुत ही क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड टू फॉर्मेशन ऑफ बी एंड फॉर्मेशन जो तुम देख रहे हो वो 4.5 है। मतलब कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब रीच किया तो देखा कि बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इनफैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को अगर देखा है अच्छा से तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो देख रहे हो ये ज्यादा टूटा और ये क्या हो रहा है, कम टूट रहा है ना। यहां भी इक्विलिब्रियम रीच किया है, इस बात को प्रूफ हो रहा है कि यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया है, मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है और रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता है कि दोनों का अमाउंट सेम हो, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। बराबर क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर तो मेरा क्या होता है बताओ, मेरा रेट बराबर होता है। बट यहां पर जो तुम देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कहीं भी अटेंड कर सकता है, रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है। यहां पर जो तुम देख रहे हो प्रोडक्ट साइड ही रिएक्टेंट साइड में हो गया, यहां पर कंप्लीशन हुआ ही नहीं, मगर यहां पर तुमको नजर आ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू अ बी, और बी के साथ कन्वर्ट होने का मतलब ये हो गया कि ये पूरा कंप्लीशन की तरफ रिएक्शन पूरा कंप्लीशन होने वाला था, थोड़ा सा अमाउंट ए बचा था, वहां पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट predominate over the reactant। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई भी इक्वेशन तुम यूज कर लो, उसमें केसी का वैल्यू अगर मान लो तुमको दिया हुआ है 10 टू पावर 28, देख रहे हो 10 टू पावर 28 कितना ज्यादा है, तो किस बात पर रहेगा, तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कंडीशन रख दिया, अगर आप केसी का वैल्यू मेरा 10 टू पावर 3 से अगर ज्यादा हुआ, वो इस कैटेगरी के अंदर में आता है जिसमें रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ही कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट ओवर द रिएक्टेंट। ओके, ये ध्यान रखना, मैं यहां पर ऐसे अलग कलर से कंडीशन को मेजर कर रहा हूं, याद रहेगा। थर्ड कंडीशन में हम बोल सकते हैं, थर्ड कंडीशन में बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, केस नंबर 3, हाँ सर, अगर मेरा इन दोनों के बीच में अगर लाई किया, मतलब हम ऐसे बोल दे कि कहीं ना कहीं मेरा जो केसी होगा, केसी जो होगा वो क्या होगा, 10 टू पावर 3 से कम हो और 10 टू पावर -3 से ज्यादा हो, इनके बीच लाई करे। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट जो है एप्रिसिएबल होगा अप्रॉक्स प्रोडक्ट के आसपास, मतलब ज्यादा ब्रेक भी नहीं हुआ होगा, ज्यादा फॉर्मेशन भी नहीं हुआ होगा, मतलब दोनों एग्जिस्ट करता साथ साथ, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया है। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया, मुझे लगता है कि ये सारा बात आप लोगों को पता नहीं था। आज इंपल्स आईटी तरफ से आर एस सर ने आप लोगों को बहुत अच्छा से एक ट्रिक बताया भी है, कंसेप्ट भी क्लियर कराया है। सर हमको लगता है कि ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हुआ। इससे ये ग्राफ देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो डायग्राम से, ये क्या पता चल रहा है, अगर आप केसी का वैल्यू अगर बात करते हैं 10 की पावर 3 से अगर ज्यादा लेते हो तो वेरी लार्ज रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू द कंप्लीशन, मतलब रिएक्शन कहां होने वाला है, पूरा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि केसी का वैल्यू 10 टू पावर 3 से ज्यादा है। और अगर मान लो 10 का -3 से अगर कम हो रहा है तो वेरी स्मॉल रिएक्शंस प्रोसीड हार्डली एट ऑल, मतलब रिएक्शंस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, मतलब बहुत ही तकलीफ में बेचारा है, रिएक्टेंट कंप्लीट होने वाला नहीं है, मतलब वो स्टार्ट ही किया, इक्विलिब्रियम वहां पर रीच कर गया। और अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब हम बोल सकते हैं एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज पूछिएगा। ओके, आप लोगों को हर एक चीज क्लियर मैं करा रहा हूं, तो आई होप आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक में कंजूसी ना करें, ठीक है, बस कुछ नहीं है, एक उंगली है बस दब जाना चाहिए लाइक पर, ठीक है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है, आप लोगों को पता है, और शेयर करिएगा तो और भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो कोशिश करिए, आप लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो आप लोग का भी कुछ बनता है, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिए, ठीक है। और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और बगल में जो बेल आइकॉन है ना वो भी आप दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने सारे वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तो मिल सके, ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ओके, अब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अब हम लोग एप्लीकेशन का सेकंड पॉइंट करने वाले हैं, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब एक बात बताओ, मान लो कोई आपके पास एक रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, आपके टीचर जैसे मैं या कोई भी लैबोरेटरी मेथड के जो टीचर है, लैबोरेटरी अगर बात करते हो लैब में काम करने वाले जो टीचर है जो गाइड करते हैं, वो आपको क्या किया, एक रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन कैसी टीचर जानते हैं, आपको नहीं पता, और आपको बोला गया बताओ कि क्या ये इक्विलिब्रियम रीच करेगा, तो किस पॉइंट पर करेगा, रिएक्शंस को बताओ, रिएक्शन स्टार्ट करो और किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम रीच करेगा कि नहीं करेगा, आपसे पूछा है, ठीक है टीचर। तो आपको बस एक डेटा दे दिया गया है, उस डेटा का अकॉर्डिंग अगर बात करते हो, मैं बोल सकता हूं कि इंफॉर्मेशन यही है, केसी का वैल्यू अगर मान लीजिए आपको दे दिया है 4, ठीक है, जो भी आपको दिया गया रिएक्शंस ए से बी, आपका केसी का वैल्यू कितना दे दिया है 4। अब बताओ, ठीक है, आपने लिया रिएक्शंस को स्टार्ट किया लैब में, ओके, अभी इक्विलिब्रियम रीच किया नहीं है, अचानक आपके टीचर आते हैं, आने के बाद आपको क्या बोलेंगे, बताओ बच्चे चेक करो तो क्या ये इक्विलिब्रियम रीच किया है, तो आप क्या देख के बोलोगे, अरे नहीं सर अभी तो चल ही रहा है ना, देख के बोलोगे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फट से आप इसका केसी निकालोगे, तो केसी का क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बी बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि केसी का वैल्यू होगा कॉन्सेंट्रेशन बी कॉन्सेंट्रेशन ए। अब बताओ अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम रीच कर गया होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी क्या होगा, कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं करेगा, बट जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं किया है, अगर वो क्या हो रहा है, या तो फॉरवर्ड जाता होगा या तो बैकवर्ड जाता होगा, रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस हो रहा है, ए से बी जा रहा है ना, अभी इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, तो एट एनी पॉइंट पर जब तुम केसी निकालते हो, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालते हो, जब इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, उस पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, उस रेशियो को नाम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। समझ में आया क्या बोले, जब कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, कोई भी इक्वेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन जो अब तुम करवा रहे हो, वो अगर वो इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, उस किसी भी पॉइंट पर अगर तुम क्या करते हो, उसके कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का अगर रेशियो निकालते हो, तो वो हमारा केसी नहीं होगा, वो हमारा क्या होगा, रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा। तो रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ही होता है एट एनी पॉइंट जब वो इक्विलिब्रियम रीच नहीं करता है, उस पॉइंट को, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो केसी निकाला है ना, अब वहां पर केसी नहीं लिखूंगा, वहां पर क्या लिखूंगा, क्यूसी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्यूसी, ठीक है। अब तुम क्या किए, जैसे तुम्हारा रिएक्शन हो रहा था, रिएक्टेंट का जब तुम्हारे टीचर आए थे, आने के बाद तुमको बोले बताओ कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच किया कि नहीं किया, तो तुम क्या बोलोगे, एक काम करें, रुक जाइए सर, हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पहले पता करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पता करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं, अगर उसका केसी के बराबर आ गया तो तुम क्या बोलोगे, वो इक्विलिब्रियम रीच कर गया होगा, है ना, तो वही तो चेक कर रहे हो, तो तुमको तो डेटा तो दिया ही हुआ है, केसी का वैल्यू 4 आना चाहिए था, नहीं, तो क्या हुआ, एट एनी पॉइंट पर तुमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, और जैसे कॉन्सेंट्रेशन तुमने निकाला तो क्यूसी का वैल्यू आ गया, मान लो 2, कितना आ गया, 2 आ गया, तो तुम क्या बोले कि नहीं सर, आपका जो डेटा था केसी का वैल्यू जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो 4 आना चाहिए था, मैंने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन के बेसिस पर मेरा क्यूसी का वैल्यू आ रहा 2, मतलब क्यूसी केसी के बराबर नहीं आ रहा, जब क्यूसी केसी के बराबर नहीं आ रहा, तो बताओ अभी क्या होगा, अभी बढ़ेगा, अभी क्यूसी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, तो क्यूसी का वैल्यू पे 3 होगा, फिर 4 होगा, जैसे 4 आएगा तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम रीच कर गया, तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्यूसी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, क्यूसी का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ए का कॉन्सेंट्रेशन मेरा घटेगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब ए बी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, है ना, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कब होगा, जब ए क्या होगा, डिसोसिएट होगा, मतलब रिएक्शंस कहां हो रहा है, अभी फॉरवर्ड जा रहा है, तो इस बात से पता चला कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूसी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन केसी से कम होगा, तो आपने क्या सीखा, कभी भी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मतलब रिएक्शन कोशिएंट अगर केसी से कम हुआ,
अगर केसी से कम हुआ तो वो अपना केसी मेंटेन करने के लिए क्यूसी क्या करेगा, केसी तक पहुंचने के लिए मोर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने से कम होगा, कम रिएक्टेंट कम होगा तो क्यूसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। या हम ऐसे बोल दे कि ए अगर कम होगा तो बी का अमाउंट ज्यादा होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्यूसी का वैल्यू को बढ़ना है। तो आपको पता है कि ए का कम होना, बी का ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिएक्शन कहां जा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपका क्यूसी का वैल्यू केसी से अगर कम आया तो ध्यान रखना रिएक्शंस कहां होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो आप प्रेडिक्टिंग कर पा रहे हो ना कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहा है, या तो फॉरवर्ड जा रहा है या तो बैकवर्ड जा रहा है, या तो इक्विलिब्रियम रीच कर गया। मैंने चेक किया, अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम आएगा तो ध्यान रखना रिएक्शंस कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? चलो ठीक है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, अब तुम क्या किए, जब तुम्हारा ए से बी रिएक्शन हो रहा था तो तुमने देखा क्यूसी का वैल्यू जो तुम कॉन्सेंट्रेशन बी बाय में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल लेते, तुम्हारा डेटा दिया था 4। अब देखिए ना, क्यूसी का वैल्यू आ गया, मान लो 6 आ गया, क्यूसी का वैल्यू 6 आ गया। जब क्यूसी का वैल्यू 6 आ गया तो तुम क्या देखे, अरे मेरा आना चाहिए था 4, आ गया 6। जब क्यूसी का वैल्यू 6 आ गया, आना चाहिए था 4, तो अब तुम क्या बोलो, नहीं सर अभी क्यूसी घटेगा, क्यूसी घट के कितना आएगा, 4 पर आएगा। तो बताओ क्यूसी का वैल्यू कम होगा, कम होना चाहेगा, 6 से 4 आना चाहेगा। तो 6 से जब 4 आएगा तो बताओ क्यूसी का वैल्यू घटना चाहिए। जब क्यूसी का वैल्यू घटेगा तो बी का अमाउंट भी कम होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, तभी तो क्यूसी का वैल्यू घटेगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। अगर नीचे वाले ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्यूसी का वैल्यू क्या होगा, घट जाना चाहिए। मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, ए का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन कब कम होगा, जब वो किधर जाएगा, ए की तरफ डिसोसिएट होगा। तो इनफैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए का अमाउंट क्या होगा, सॉरी बी का अमाउंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होते होते क्या होगा, ए में डिसोसिएट होगा। तो मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो मतलब रिएक्शन किधर जाएगा बताइए, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं एक कंडीशन डाल दिया, मैंने एक कंडीशन डाला, क्या डाला कि अगर मान लो क्यूसी का वैल्यू ग्रेटर आएगा केसी से, तो आप उस पॉइंट पर समझ जाना रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुआ, क्यूसी का वैल्यू केसी से कम, रिएक्शन फॉरवर्ड, क्यूसी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन केसी, तो बैकवर्ड रिएक्शन। और उस पॉइंट पर जब आपका किसी भी रिएक्शन का जब आपका क्यूसी निकाल लो तो क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर आ जाए तो फट से अपने टीचर से बोलना कि सर इक्विलिब्रियम रीच कर गया है ना। तो आप बोल सकते हो क्यूसी का वैल्यू अगर केसी के बराबर आ जाएगा तो आप बोलेगा वहां पर क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम। तो आप एट एनी पॉइंट पर आपको कभी भी टीचर पूछे इक्विलिब्रियम रीच करेगा कि नहीं करेगा, अगर कर रहा है तो क्या इस रिएक्शन का डायरेक्शन है, आप उस रिएक्शन का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो बहुत अच्छा से, है ना। आप उस रिएक्शन का निकाल सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया और इससे आपको पता चल रहा है। ये बात ध्यान से देखिए, क्यूसी का वैल्यू क्या है, केसी से कम है, क्यूसी का वैल्यू केसी से कम होगा तो ये बढ़ेगा, देखिए तो रिएक्टेंट किधर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। अगर किसी वाले सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा तो आपको पता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद क्यूसी का वैल्यू ज्यादा केसी से तो किधर आएगा, प्रोडक्ट कहां जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ, मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो हर एक चीज आपको ये क्लियर हो रहा है कि मैंने अभी भी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले ये सीखा कि सबसे पहले मैंने ये सिखाया आपको प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कहां पर इक्विलिब्रियम रीच किया है। सेकंड पहले मैंने आपको बताया प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन कहां पर हो रहा है, या तो फॉरवर्ड जा रहा है सर, या तो बैकवर्ड जा रहा है, या तो इक्विलिब्रियम रीच किया है कि नहीं किया है, ये आइडेंटिफिकेशन मैंने सीख लिया। चलिए ये बात तो अच्छे से क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये बताया है, ध्यान समझना, कंसीडर द रिएक्शंस SO2 SO2 और Cl2 एट द 375 केल्विन, बैलेंस्ड है। पहले आप देख लीजिए, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, Cl बैलेंस्ड है। फिर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इतना, वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब आपको Kc का वैल्यू दे दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 0.0032। ठीक है, Kc का वैल्यू दे दिया है, मतलब बोला है कि अगर आपका ये इक्विलिब्रियम रीच कर गया होगा तो Kc का वैल्यू 0.0032 होना चाहिए। एंड क्या बोला है, इट वाज ऑब्जर्व दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द थ्री स्पेसीज, तीनों का जब इक्विलिब्रियम रीच किया है तो तीनों का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है, कितना दिया है बताइए तो, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2, इसका कंसंट्रेशन आपका इक्वल दिया है किसके कंसंट्रेशन से,
SO2 के कॉन्सेंट्रेशन से, और साथ ही साथ Cl2 का भी कॉन्सेंट्रेशन एकदम सेम अमाउंट में दिया हुआ है, वो कितना है 0.05, 0.050, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम दे दिया है। मतलब ये बोला है जब इक्विलिब्रियम रीच किया है तो तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया है, इतना दे दिया है ना। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द थ्री स्पेसीज दिया हुआ इतना, ईच एट सर्टेन इंस्टेंट। आपसे पूछा है जब किसी पॉइंट पर आपसे पूछा गया क्या ये इक्विलिब्रियम रीच किया है कि नहीं करा है, या उसका डायरेक्शन कहां है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड है, उस पॉइंट पर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। बोला व्हाट विल बी हैपेंड इन द रिएक्शन वेसल, उस वेसल के अंदर में रिएक्शंस का क्या हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, ये सब बताना है आप लोग को। वेरी इजी, आप क्या करोगे, क्वेश्चन निकालो QC, ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2, ठीक है। सभी का कॉन्सेंट्रेशन किस पॉइंट पर दिया है 0.050, तो 0.050, 0.050, 0.050 तो एक कट गया, तो बचा क्या 0.050। देखिए QC का वैल्यू आपका कितना आ गया 0.050, और KC का वैल्यू कितना था आपको 0.032, तो ये वैल्यू आपका ज्यादा है, ये वैल्यू आपका कम है। मतलब QC का वैल्यू आपको लग रहा है, QC का वैल्यू जो आपको लग रहा है मच ग्रेटर देन KC। मतलब रिएक्शंस कहां जा रहा है, इस कॉन्सेंट्रेशन पर जब आपने चेक किया उस पॉइंट पर, इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर, तो आपको देखा गया QC का वैल्यू KC से ज्यादा है, मतलब रिएक्शन कहां जाता होगा बताइए, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आपने बता दिया व्हाट हैपेंड सर यहाँ पर रिएक्शन वेसल के अंदर में रिएक्शंस बैकवर्ड जा रहा है, तो आपने डायरेक्शन बता दिया इसको सॉल्व करके। बोलिए ये आपको क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, फटाफट लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड में शेयर करें जल्दी से फटाफट, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर बात करता हूं तो पहले एक बात बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, अल्फा से, आप भी अल्फा से मानिएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोग जानते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग वहां उस इलेक्ट्रोलाइट में यूज करेंगे जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ध्यान रखने वाला बात है, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, आप जितने भी मोल्स ले रहे हो, जितने भी मोल्स ले रहे हो, वो मोल्स क्या हो रहा है, पूरे आयंस में ब्रेक कर जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक मेरा लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक मेरा क्या लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में ब्रेक होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जनरली बोल रहे हैं। अभी हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे जो पूरे इलेक्ट्रोलाइट को मैं डिफिनेशन बताऊं, ठीक है। एक होता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लो आप क्या लिए, एक मोल लिए, इसका भी कितना लिए, एक मोल लिए, ठीक है, दोनों का एक एक मोल लिए। अब आपको पता है ना एक मोल में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है ना। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज कर लो, जैसे मान लो 6.023 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स होता है, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल लिया। अब एक मोल में से आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो एक मोल में जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयंस पे ब्रेक कर जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं ए बी, ये क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक मोल यूज कर रहा हूं, एक मोल का सारा मोल आपका A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट कर जा रहा है, तो मतलब एक मोल आपका A प्लस में मिल गया और एक मोल आपका मिल गया B माइनस में मिल गया। मतलब आपका AB का जो कंटेंट, जो आप देख रहे हो, रिएक्टेंट देख रहे हो, ये रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरे आयंस में ब्रेक हो चुका है, रिएक्टेंट अब बचा नहीं, मतलब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये एक मेरा इरिवर्सिबल डायरेक्शन रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर बात बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि आप एक मोल लिए हो, एक मोल का कितना मोल आयंस में ब्रेक हुआ है, ये उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ही बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री का नाम समझ, कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएट हो रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का यही मतलब होता है कि एक मोल में कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, एक मोल में कितना मोल वो डिसोसिएट हो रहा है, किसमें, इनटू द आयंस में। तो अगर बताओ इसका एक मोल में सारा मोल डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या लोगे, अल्फा का वैल्यू लोगे 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू होता है 1। क्यों, क्योंकि एक मोल का एक मोल सारा टूट गया। तो तुम क्या बोलोगे सर, एक मोल का सारा मोल टूट गया। तो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं,
अल्फा का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, number of mole of dissociated, total number of mole taken, total number of mole taken, मतलब आप कितना मोल लिए हो, उस मोल में से कितना मोल डिसोसिएट हो गया है। तो बताइए अल्फा का वैल्यू अगर स्ट्रांगली निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे? टोटल मोल कितना लिए थे हम लोग? टोटल मोल हम लोग 1 लिए थे। कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गया? पूरा 1 में डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 तो आ जाना चाहिए। ध्यान समझना। अगर मैं वीक का बात करता हूं तो वीक के लिए इंफॉर्मेशन यही है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। वीक के लिए क्या है कि एक मोल में से 0.2 मोल डिसोसिएट हो गया। ठीक है, तो बताइए ए क्या हो रहा है? बी में टूट रहा है। क्या मैं ऐसे बोल दूं ए बी क्या हो रहा है? इसको मिटा ही देता हूं। सुनो, अगर मान लो मेरा ए बी जो है टूट रहा है किसमें? ए प्लस और बी माइनस। भाई साहब ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपका ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम भी बताओ, एक में से बहुत ही कम मोल टूट रहा है, और भी वीक होगा तो और भी कम डिसोसिएट करेगा। अगर ज्यादा वीक नहीं है तो थोड़ा ज्यादा मोल डिसोसिएट करेगा। तो मैंने चेक किया, मैंने 1 मोल लिया था स्टार्टिंग में, 1 मोल में से 0.2 मोल डिसोसिएट कर गया। तो 1 मोल में से 0.2 मोल डिसोसिएट कर गया तो बना कितना होगा? 0.2 मोल, और ये 0.2 मोल बना होगा। तो बचा कितना? 0.8 मोल बचा। तो क्या उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रीच किया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये आगे क्यों नहीं डिसोसिएट होता? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ए प्लस बी दोनों मिलकर फिर क्या करता है, वहां पर इक्विलिब्रियम रीच करवा लेता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शंस होता है। तो अब बताओ 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट किया, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा का वैल्यू ध्यान रखना, 1 मोल में कितना मोल डिसोसिएट किया, तो 1 मोल में 0.2 मोल डिसोसिएट किया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू 0.2। तो अगर बात बताओ, मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना टेकन? 1 मोल लिए। ठीक है, कितना टूटा? 0.2। तो बताओ कितना टूट, कितना आ गया? 0.2 आ गया। तो यहां पर 1 माइनस अल्फा लिख सकते थे। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा तो आपको पता चल जाएगा ये भी अल्फा, ये भी अल्फा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहीं ना कहीं आपको ये बात समझाना होगा, क्योंकि अभी मैं आगे जो बताऊंगा इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने वाला है उसका, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में ये है, आप 2 मोल लिए हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है 0.3, तो बताइए कितना मोल टूटेगा? कितना मोल टूटेगा बताइए? आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं। ओके जल्दी बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मैं वेट करता हूं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का आंसर का। ठीक है, बताइए, अगर 2 मोल ले रहे हैं, अल्फा का वैल्यू 0.3 मोल दिया है, तो बताइए कितना टोटल मोल डिसोसिएट किया? कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट किया बताइए आप खुद जल्दी से। टोटल कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट किया? अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 2 मोल टेकन आपने लिया है, तो टोटल कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स डिसोसिएट हुआ? फटाफट जल्दी से बोलिए। जल्दी से बोलिए, और जल्दी जल्दी लाइक भी दबा दीजिए जल्दी से। जो बच्चे आ रहे हैं लाइक जरूर करें फटाफट। 0.6, वेरी गुड अदिति, सही बोले हो। जब आपको पता चला है कि 1 मोल का पता चल गया अल्फा 0.3, तो 2 मोल्स में कितना टूटेगा? अल्फा इंटू 2, मतलब 0.3 इंटू 2 0.6। क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने वाला है इसका, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने वाला है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली होता क्या है। आपको बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते थे और रहते भी हैं अभी तक, कंपटीशन के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अरे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब वो a माइनस एक्स कर देता है सर, अल्फा का वैल्यू क्या होता है? बहुत सारा क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम इसका एप्लीकेशन भी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन भी करते हैं। ओके यास्मीन 0.6, ओके चलिए अब आते हैं।
मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक जनरल पैटर्न। देखो इस जनरल पैटर्न से अगर आप करते हो तो देखोगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस जनरल पैटर्न को अगर तुम देखोगे तो बहुत कुछ मैं निकाल के बताऊंगा। केपी कैसे निकाला जाता है, केसी कैसे निकाला जाता है, किसी भी इक्वेशन का। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही इक्वेशन लिया हूं और आपको इसी इक्वेशन पर डिपेंड करना है, नहीं। इस इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, उसको आपको सीखना है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको तरीका, टेक्निक सिखाऊंगा। कोई भी इक्वेशन दे देगा तो आप कैसे वहां से निकालोगे, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए अगर आपका इस टाइप का रिएक्शन हुआ, अगर आप मान लीजिए इस टाइप का रिएक्शन हुआ A2 B2 और 2AB, मान लीजिए ऐसा है। PCl5 भी ले सकते थे, PCl5 टूटता है, PCl3 NCl2, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसका जनरल है। अगर अगर बात बताओ, इनिशियल केस में जब टाइम आपका 0 था तो आप इनिशियल में ए लिए थे, इसको मान लिए ए मोल, किसका लिए थे, ए मोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ए मोल A2 का लिए थे, और साथ ही साथ बी मोल आप क्या लिए थे, B2 का लिए थे। तो क्या कुछ बना होगा स्टार्टिंग में, नहीं बना होगा, वेरी सिंपल। अब तुम बात बताओ, क्या सर हम ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं क्या सर ए और बी सेम हो सकता है? हाँ, जितना मोल तुम A2 लोगे उतना मोल तुम B2 भी ले सकते हो या डिफरेंट भी ले सकते हो। मैं पहले डिफरेंट कंडीशन समझा देता हूं, फिर मैं सेम करके भी बता दूंगा, घबराइए मत। ओके, चलिए आराम से समझिए, सीखिए, मैं सिखाने आया हूं और आपको भी सीखना है। ओके, अब बात बताओ, अगर मैं बात ऐसा मान लू कि ए में से, देखो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बात कर रहा हूं, मैं ए में से कितना मोल डिसोसिएट हुआ। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं ए मोल से एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, एक्स मोल डिसोसिएट हुआ, तो देखो ए क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल नहीं है। ए मोल जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल नहीं है। तो बताओ ए मोल में से एक्स मोल टूट गया, तो क्या x को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलोगे? नहीं सर, जब तक a का वैल्यू 1 मोल नहीं हो जाता तब तक x का वैल्यू हम लोग अल्फा नहीं बोल सकते। अगर मेरा a का a जो देख रहे हो, ये मेरा अगर एक मोल से डिफरेंट हुआ तब x का वैल्यू हम लोग अल्फा नहीं बोलेंगे। जब तक a का वैल्यू a मोल जो है मेरा 1 मोल नहीं हो जाता तब तक x को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? तो अगर बात बताओ a में से x मोल टूट गया, तो x मोल टूट गया तो कितना बचा, तो एट इक्विलिब्रियम पर देखा गया, एट इक्विलिब्रियम पर देखा गया, बताओ a माइनस एक्स, ए में से x निकल गया, तो a में से x निकल गया तो b में से कितना जाएगा बताइए, b में से भी तो x जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मोल में से एक मोल A2 का रिएक्ट करेगा तो एक मोल B2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर इसमें से x टूटेगा तो इसका भी कितना कंबाइन करेगा, x ही करेगा, तो x निकलेगा वहां से तो b माइनस एक्स बचेगा। तो और यहां से क्या होगा, एक मोल में से 2x, एक मोल में से 2 मोल ए बी बन रहा, तो उसके x मोल डिसोसिएट करेगा तो उसका 2x मोल बनेगा। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, अब तुम समझो, अच्छा से समझो। अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें, देखो एक्चुअली क्या है, वहां पर थोड़ा जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं, थोड़ा जगह नहीं है क्योंकि हमको वहां पर शिफ्ट करवाना है, या मैं इधर भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पे लिखता हूं, ठीक है, आ जाओ। ये मेरा हुआ मोल, तो ये मेरा है मोल, ठीक है, ये मेरा मोल है। ओके, मतलब इतना मोल बचा, इतना मोल बचा, इतना मोल बचा। ओके, अब तुम एक बात बताओ, हमको निकालना टोटल मोल, तो टोटल मोल मतलब क्या हो गया, टोटल मोल NT, ठीक है, NT। टोटल मोल कितना निकलेगा बताओ, तो टोटल मोल निकलेगा, यही काम करते हैं, मुझे बेस्ट होगा इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। चलो मैं तो यहां पर लिखता हूं तो जगह मिल जाएगा मुझे, A2 B2 और 2AB। ध्यान समझा, ध्यान से देखो, आ जाओ। तो मैं बात कर रहा हूं टाइम इज इक्वल टू 0, इसका ए मोल लिया था, इसका बी मोल लिया था, इसका 0 होगा, राइट। अब देखो यहां पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसका एक्स मोल ब्रेक कर गया तो बचा कितना, ए माइनस एक्स, तो इसका कितना निकलेगा, बी माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा 2x। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ओके, अब तुम एक बात बताओ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना तो एट इक्विलिब्रियम पर सारे मोल्स को तुमको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा तो बताओ ए का भी मेरे पास मोल बचा रहेगा रिमेनिंग पार्ट में, सॉल्यूशन के अंदर में, दूसरा मेरा बी का भी, B2 का भी बचा रहेगा, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी होगा। तो सारे टोटल उस सॉल्यूशन के अंदर में तीनों कंटेन है, तो सारे मोल्स को ऐड करना पड़ेगा, टोटल मोल। तो क्या करेंगे, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। तो तुम देखो x से x कटा 2x,
कट गया तो बचा कितना a प्लस बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स का अगर जरूरत पड़ा तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो। देखो मैं ट्रिक समझा रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। अच्छा अब बताओ हमको चाहिए केसी, तो केसी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आपको केसी के लिए इंपॉर्टेंट है सर कॉन्सेंट्रेशन ए बी का हमको जानना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू का भी जानना होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू का भी जानना होगा, है कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको तो मोल्स तो पता चल गया, मोल्स तो पता है, यही तो है मोल्स, यही तो मेरा मोल्स। जब हमको मोल्स पता है, टोटल मोल नहीं, रिस्पेक्टिव, हमको ए बी का भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, हमको टोटल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड नहीं करना है, हमको ए बी का भी निकालना है कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअली, ए टू का भी निकालना है, बी टू का भी निकालना है। तो हम ए टू को सिर्फ देखेंगे तो ए टू का मोल कितना है सॉल्यूशन के अंदर में, ए माइनस एक्स। तो बताइए ए माइनस एक्स, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम बी से डिवाइड कर लीजिए, तो ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन किसका हो गया, ए टू का मिल गया। बी टू का कितना है, b माइनस एक्स बाई वी, सेम वॉल्यूम इसका भी होगा और इसका भी कितना होगा 2x डिवाइड बाई v, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। तो बोलिए ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आराम से निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन मैंने निकाल दिया। जब कॉन्सेंट्रेशन निकालो तो केसी भी तो निकाल सकते हो, तो चलिए केसी निकाल लेते हैं आप। केसी क्या होगा बताइए, केसी क्या होगा, ए बी कितना है 2x, तो 2x बाई में v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A2 का कॉन्सेंट्रेशन है A माइनस एक्स डिवाइड बाई V इंटू B2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है B माइनस एक्स डिवाइड बाई, ठीक है। तो देखो ये कितना है V स्क्वायर है ना, तो इसको तो कैलकुलेशन करोगे तो 4x स्क्वायर बाई में V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, तो यहां से आपका केसी जो आ गया वो आ गया 4x स्क्वायर बाई में a माइनस एक्स और यहां पर b माइनस एक्स। देखिए ये मेरा केसी का रिलेशन निकला। तो कैसे आप कैसे निकाल सकते हो, ये मेथड यूज करके। अगर आपको केपी निकालना है तो केपी के लिए क्या चाहिए बताइए ना, केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू और पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बोल सकते हो बी टू। तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो एक काम करना, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आपको, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, आपको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बताता हूँ। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं हमको पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। आपको गिवन में दिया है टोटल प्रेशर पीटी, टोटल दिया है, तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगा भाई, टोटल मोल तो पता है भाई, टोटल मोल तो पता है और मोल भी पता है, तो मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के मतलब x, है ना। कैसे निकालेंगे, मोल बाय एट इक्विलिब्रियम पर मोल कितना है, इतना है। टोटल मोल कितना है, टोटल मोल मेरा a प्लस बी है ना। तो a माइनस एक्स मोल बाय में टोटल मोल्स a प्लस बी, ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। इसका कैसे निकालेंगे, b माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी टोटल मोल, और इसका कैसे निकालेंगे 2x बाय में a प्लस बी। तो मोल बाय में टोटल मोल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है, यस सर क्लियर है, वेरी गुड, ओके गुड इवनिंग सर। ओके चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है मोल फ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो। जब मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया तो आप पार्शियल प्रेशर भी तो निकाल सकते हो सर। कैसे सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं यहां पर निकाल रहा हूं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो चलिए मोल फ्रैक्शन लिखते हैं 1 माइनस एक्स ए प्लस बी, और टोटल प्रेशर मान लो पी दिया है, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये भी क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। और इसका क्या होगा, इसका होगा आपका 2x बाई में a प्लस बी और इंटू पी टोटल दिया हुआ है। तो बताइए अगर टोटल प्रेशर दिया तो आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो बताइए, अब हम पुट कर देते हैं ए बी का, बताइए कितना है ए बी, यही है ना 2x, देखिए 2x बाई में a प्लस बी इंटू टी, इसका क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए इसका कितना है a माइनस एक्स बाई में a प्लस बी
इनटू देखिए उधर कितना है b माइनस एक्स बाई में a प्लस बी। अब कुछ नहीं, देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं और यहां भी p होगा और यहां भी p होगा, तो p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से कट गया, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी का स्क्वायर, वो भी कट गया, तो बचा क्या 4 एक्स स्क्वायर बाई में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। अब देखिए आप केपीबी निकाल लिए। अरे सर क्या पता चला, ये पता चला सर केपी का वैल्यू 4x स्क्वायर a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। सर केसी का वैल्यू भी 4x स्क्वायर a माइनस एक्स बी, दोनों तो सेम आ गया। अरे भैया वही तो बात है क्या, मैंने आपको बताया था केपी इक्वल टू केसी कब इक्वल होता है, केपी इज इक्वल टू केसी कब होता है, जब डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो होता है। देखिए ऊपर इक्वेशन जो मैंने लिया है वो डेल्टा एनजी का वैल्यू जीरो है। तो बहुत सारे टेक्निक है, हम लोग के पास टाइम कम है, इसलिए सारे डेरिवेशन को हम लोग ले नहीं सकते, है ना। मैं तो सारे डेरिवेशन में आपको बता दूंगा, मगर हम लोग के पास टाइम कम है। ऐसा बहुत सारे एक एक एग्जांपल लेके मैं प्रूफ कर सकता हूं कि आपका केपी का केसी का वैल्यू कब ज्यादा होगा कब कम होगा, वो तो उस टेक्निक से मैंने आपको प्रूफ कर ही दिया। बट एक इक्वेशन को लेकर भी मैं प्रूफ कर सकता हूं, मगर हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, नीट का एग्जाम बहुत ही करीब है, तो आप डेरिवेशन पर उतना नहीं मरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ फार्मूला और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करें और उसको समझे, याद भी करें, उसको रखे, अच्छे से याद रखें, बस और कुछ नहीं है। आपको डेरिवेशन पर उतना ध्यान देना नहीं है। हाँ, ये डेरिवेशन आपको यही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे बहुत चीज निकाल सकते हो, अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग निकाल सकते हो। आप आपको इसको रटने का दरकार नहीं है। बट अब तुम एक बात बताओ, जब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, वो क्या, सर ए का वैल्यू 1 मोल लिख सकते हैं। सर मैंने स्टार्टिंग में ए मोल लिया था, मैंने स्टार्टिंग में ए मोल लिया था, ठीक है सर। अगर एक 1 लेंगे, ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए, बी का वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो बताइए ए का वैल्यू 1, 1 मोल में से एक्स टूटा है, 1 मोल में से एक्स टूटने का मतलब क्या है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर 1 लिख दीजिए, तो ए देखिए क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, देखिए यहां पर लिखिए 4 अल्फा स्क्वायर, क्योंकि x इक्वल टू अल्फा हो गया, तो 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो आपका क्या निकल के आया, आपका निकालेगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एक्स का 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अच्छे से, आराम से देखिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ए का वैल्यू कितना रख दिया, ए का वैल्यू 1 रख दिया, बी का वैल्यू भी 1 रख दिया, ठीक है। ए का वैल्यू 1 रख दोगे, बी का वैल्यू 1 रख दोगे, तो एक मोल में से अब जो एक्स मोल टूट रहा है वो तो अल्फा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे आप केपी निकालोगे। तो इस डेटा से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप टोटल मोल निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, है ना, पास में है ना, केपी निकाल सकते हो, केसी निकाल सकते हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये टेक्निक आपको लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, तो प्लीज दबा दीजिए, दबा दीजिए, हमारे एक्सपीरियंस को देखकर दबाइए क्या, लाइक, और अपने फ्रेंड में कहीं भी हो शेयर करिए एकदम, कहीं भी, बस वो नीट क्लास 11 क्लास 12 के बच्चे हो उनको एकदम बेशक शेयर करिए अच्छा से, ओके, शेयर करिए। चलिए चलिए ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इन द रिएक्शंस H2I2 2HI द अमाउंट ऑफ द H2I2HI आर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ध्यान रखना ग्राम में दिया है। ग्राम को मैं हिंट्स दे देता हूं, ये आप लोग खुद बनाओगे, मैं आप लोग पर एक होमवर्क देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे। इन द रिएक्शन H2I2 2HI दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ द H2I2HI का दिया है, ग्राम में दिया है, मोल में नहीं दिया है भाई साहब, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मोल में करने कैसे करोगे, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स, ओके। और at the equilibrium the certain temperature calculate the equilibrium constant for the reactions, कैसे निकालने बोला है, आपको कुछ नहीं करना है, एक वॉल्यूम मान लेना है v, कोई भी हाइपोथेटिकल कोई भी जनरल पैटर्न मान लीजिए, कोई भी v दिया नहीं आपको, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स ही होगा, क्योंकि सब गैस है, एक कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। तो जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है ये आपको ग्राम में दिया हुआ है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ टेम्परेचर आपको दिया है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, वॉल्यूम किस वॉल्यूम मान लेना कुछ भी, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कैसे निकालना है, तो मतलब क्या होगा H2 का वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय V,
करके कॉन्सेंट्रेशन निकालना, लास्ट में तो वी कट जाने वाला है, ठीक है, देखना, उसके बाद कैसी आराम से निकालो। ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं 33.65। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं 33.65। जो बच्चे करेंगे तो अगर ये आंसर आ जाता है तो आप खुश हो जाइए, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन होगा। अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज हम लोग इतने ही रहते हैं, इतने ही करते हैं लेक्चर को, ठीक है, खत्म करते हैं। जो भी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये तो पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी, टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे लीस्ट इंटरफेरेंस प्रिंसिपल जो होता है वो भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के बच्चे हो तो आप लोग बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिखिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ओके, चलो बाय।